इमरान गाजी साहब से रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर के लिए आएँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन की इंतज़ामिया का इंतहाई मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज रिफ़ंड के ऊपर जो हमारे मेम्बरान को मुश्किलात पेश आ रही हैं उस पर एक लेक्चर देकर इन मुश्किलात को जो रिफ़ंड लेते हुए हमारे मेम्बरान पे फेस कर रहे हैं और उसमें फिर हमारा टाइम भी बड़ा ज़ाया होता है, उसको हम डिस्कस करें ताकि हम जब रिफ़ंड अप्लाई करें तो इसका एक पूरा प्रोसेस इस वक्त जो हमारे सामने है वो हमारे इल्म में हो और उसको हम बगैर किसी गलती के, बगैर किसी एक लुकुना के हम प्रोसेस को मुकम्मल करें ताकि जो हमारा क्लाइंट है वो टाइमली अपना रिफ़ंड हासिल कर सके। इसमें मैं जनाब जावेद अवैसी साहब आज के पैटर्न मौजूद हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब मलक मकबूल अहमद साहब फिनांस सेक्रेटरी साहब, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी सदर साहब हमारे हॉस्पिटलाइज हैं, उनके लिए दुआ की भी हम दुआ करेंगे। उनकी पल्स कमज़ोर थी तो 4-5 दिन से वो पल्स चेक कराने के लिए, उसी को प्रॉपर करने के लिए कार्डियोलॉजी में है। बाकी हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने जाना है इधर लाहौर, तो इस वजह से आज वो नहीं आ सके। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब के वालिद साहब भी अब्दुस्ताद साहब, मुझे अभी इधर आके मालूम हुआ है कि कल उनका भी ऑपरेट हुआ है और वो भी कार्डियोलॉजी में दाखिल हैं, तो उनकी भी आज दुआ के लिए हम दुआए खैर करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके रिफ़ंड के ऊपर जो मैं बात करूँगा, इसमें सबसे अहम चीज़ है, हमने रिफ़ंड के ऊपर एक पहले भी सेशन किया हुआ है। इसमें रिफ़ंड कैसे बनना है वो हमने डिस्कस कर लिया था। रिफ़ंड में जो मेन चीज़ है हमारे पास वो सेक्शन 170 है और रूल 71 है। जो 170 है उसमें सिर्फ इतना लफ्ज़ लिखा हुआ जी कि जो प्रॉपर चार्जेबल होगा उससे ज़्यादा टैक्स आपने जमा कराया हुआ है, जो कि एडजस्टेबल टैक्स भी है तो वो आपको वापस मिलेगा। सेक्शन 9 है, 10 है, वो आपको टैक्स ड्यू की डेफिनेशन बताते हैं कि टैक्स ड्यू क्या होगा। अब इसमें टैक्स ड्यू की बजाय प्रॉपर चार्जेबल का लफ्ज़ लिखा हुआ, मीन्स कि आपकी जो रिटर्न है वो प्रॉपरली उसमें टैक्स आपने सारा जमा कराया हो और उसके बाद आप उस टैक्स के ऊपर एडजस्टेबल टैक्स, आपका एडवांस टैक्स जो है वो ज़्यादा गया होगा तो फिर आपको रिफ़ंड मिलेगा। अब इसमें जो सब सेक्शन 2 है मैं उस पर फोकस करूँगा आज। सारे का सारा हमारा जो लेक्चर है वो सेक्शन 2 पर है। सेक्शन 2 कहता है जी कि आपने प्रेस्क्राइब फॉर्म में एप्लीकेशन देनी है, उसको वेरीफाई करना है प्रेस्क्राइब मैनर में और 3 साल में देना है। अब ये जो 2A है वो आज का हमारा टॉपिक होगा कि एप्लीकेशन हमने कैसे जमा करानी है। होता क्या है जी कि हमारे दोस्त सिंपल एक आईआरएस में 170 का टैब ओपन करते हैं, साल सेलेक्ट करते हैं और उसमें एक लाइन लिखी होती है जी कि मेरा इतना रिफ़ंड, और उसमें जो रकम होती है उसमें ब्लैंक होती है। हमारे दोस्त उस ब्लैंक जगह पर रकम लिखते हैं, साथ अटैचमेंट में जाके डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं, जमा करा देते हैं। अब 2A में और फिर रूल 71 में लिखा हुआ कि जी जो एप्लीकेशन होगी वो प्रेस्क्राइब मैनर में जमा होनी है। प्रेस्क्राइब मैनर और प्रेस्क्राइब फॉर्म में जमा होनी है। तो प्रेस्क्राइब फॉर्म जो है वो हमें नहीं पता कि वो प्रेस्क्राइब फॉर्म क्या है। अगर प्रेस्क्राइब फॉर्म में आपकी दरख्वास्त नहीं गई तो फिर वो एप्लीकेशन आपकी ऑफिसर के पास मुकम्मल अख्तियार हासिल है कि वो रिजेक्ट कर दे। इससे पहले वो 170 क्योंकि हमने ऑनलाइन करना होता है, लोगों ने कभी इतना फोकस नहीं किया कि क्या प्रेस्क्राइब फॉर्म मेरे एप्लीकेशन आई है या नहीं आई। लेकिन अब महकमा प्रेस्क्राइब फॉर्म को वेटेज दे रहा है। रिफ़ंड इससे पहले ज़रूर होते रहे हैं जब आपने प्रेस्क्राइब फॉर्म पर नहीं दिया, सिर्फ आईआरएस में एक लाइन में आपने रकम लिखी और अटैचमेंट्स करके आपने जमा करा दी तो उसको प्रोसेस हुई भी है, एप्लीकेशन रिफ़ंड भी मिले हैं। लेकिन आगे फ्यूचर में अब ऐसा नहीं हो रहा। जो आज हमारा जो मेन पर्पज़ है इकट्ठे होने का, इस टॉपिक को चूज़ करने का, वो रही है कि आइंदा आपने एहतियात करनी है। जो प्रेस्क्राइब फॉर्म है उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन जानी चाहिए। जो ये प्रेस्क्राइब फॉर्म है ये मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये आपका प्रेस्क्राइब फॉर्म है, इस पर आपने ऑफिस ऑफ द जो भी मुतल्लिका ऑफिस है वो आपने नाम लिख देना है, दी कमिश्नर का नाम लिखना है, DSR जो एप्लीकेशन दे रहा है उसका नाम लिखना है और उसका डेसिग्नेशन क्या है आपने लिखना है। इसके बाद किस टैक्स ईयर का आप एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं उसका जो ईयर एंडिंग हो रहा है वो लिखना है। फिर दोबारा उसमें वही चीज़ आ जाएगी यहाँ पे अमाउंटेड टू रुपीज़ के जी आपका इतना
कि टोटल इनकम जो आपकी कंप्यूट हुई है अकाउंटेंस विद द प्रूवन ऑफ इनकम टैक्स, ये आपने अपनी टोटल इनकम लिख देनी है। और उसके बाद टोटल टैक्स चार्जेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अमाउंट, कि इस रकम पे आपका टैक्स चार्जेबल कितना बनता था जो आपने जमा कराना है, जो आपकी टैक्स लियाबिलिटी है। फिर उसके बाद दैट टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, अब आपने पेड कितना किया है। फिर इन दोनों को मैनेज करेंगे, आपको रिफ़ंड की रकम इधर आपने लिखनी है, इधर साइन करने हैं। चाहे ये प्रिस्क्राइब फॉर्म आप हाथ से लिख कर इसको स्कैन करके अटैच कर दें, ज़्यादा मुनासिब है जी कि इसको आप कॉपी पेस्ट करें। टेस्ट की फ़ाइल में मेरे पास मौजूद है, TST फाइल में आपको शेयर कर दूँगा। कॉपी पेस्ट करके आप अपनी एप्लीकेशन में इसको लाजमी इनकॉर्पोरेट करें। इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो उसके बाद ऑफिसर के पास अख्तियार हासिल है कि वो पहले साल 2 साल 3 साल तो आपकी एप्लीकेशन को हाथ नहीं लगाता। जब आप किसी तरह लर्ज अगर कर FTO से कोई ऑर्डर ले आते हैं और उसके बाद जाकर उसे कहते हैं भाई इसको ऑर्डर करो, तो FTO के पास अख्तियार हासिल नहीं है कि वो आपकी रिफ़ंड एप्लीकेशन को ये कह देगी जी कि बिल्कुल जेन्युइन है, इनका रिफ़ंड ड्यू है और इसको रिफ़ंड जारी करें। FTO के पास सिर्फ इतना अख्तियार हासिल है कि जी कि वो 60 दिन के ऊपर जब एक एप्लीकेशन आपकी एंटरटेन नहीं होती तो उसको वो समझता है जी कि माल एडमिनिस्ट्रेशन है, और इस माल एडमिनिस्ट्रेशन पर अपनी फाइंडिंग दे के कहता है जी कि आप डिस्पोज ऑफ करते हैं। अब डिस्पोज ऑफ जो ऑफिसर के पास अख्तियार हासिल है वो एदर वे है, हाँ या ना, एदर एक्सेप्टेड रिजेक्टेड। अब चाहे वो ऑफिसर अपने अख्तियारात का कितना भी गलत इस्तेमाल कर ले और आपकी एप्लीकेशन को अख्तियारात का इस्तेमाल गलत करते हुए रिजेक्ट कर दे, तो फिर FTO के पास अब उसका कोई अख्तियार हासिल नहीं है कि जी कि आप दोबारा FTO में जाएं और उसको बताएं कि सर आपने हुक्म जारी किया था जी कि इनकी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करें। ये देखें इस ऑफिसर ने जनरल क्लासिंग एक्ट 24A की खिलाफ वर्जी की है, मेरा रिफ़ंड ड्यू बनता है, मैं पाकिस्तान का सिटीज़न हूँ, मेरा आर्टिकल 23 आर्टिकल 24 मेरे मनी को प्रोटेक्शन देता है, मैं फंडामेंटल मेरा राइट है, इसकी डिप्राइव किया गया है मुझे। लेकिन इसके बावजूद FTO के पास अख्तियार हासिल नहीं है कि आप दोबारा आपकी उस एप्लीकेशन को रिफ़ंड उसने अगर रिजेक्ट कर दिया है, किसी भी वजह से कर दिया है, ऑफिसर ने नाजायज़, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल टोटली उसने नाजायज़ आपका रिफ़ंड रिजेक्ट कर दिया है। इवन कि मेरा एक केस था जिसमें मैं FTO में गया था, तो मेरा 147 का चलान, 147 के मेरे 40 लाख रुपये जमा था मेरी कंपनी के केस में। ऑफिसर ने कहा जी अनवेरीफाइड। अब अनवेरीफाइड 147 कैसे हो सकता है? ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और FBR का अपना रिकॉर्ड है। ना इसने PTCL से कोई रिकॉर्ड मंगवाना है, ना किसी वापडा से मंगवाना है, ना किसी थर्ड पार्टी से मंगवाना है। ये तो 147 का CPR नंबर लिखा हुआ है, वो अनवेरीफाई करने का मतलब है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की डिट को आप चैलेंज कर रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसको एक CPR नंबर लगा दिया, इसका मतलब कि वो अनवेरीफाइड है। लेकिन मेरे पास कोई अख्तियार, FTO के पास कोई अख्तियार नहीं है कि ना मेरे पास कोई ऑप्शन है जी कि उसकी मैं इस जो मेरे साथ उसने ज्यादती की है उसको कहीं भी चैलेंज करूं। सेक्शन 7 में तो हो सकता है FBR एक्ट 2007 में कि मैं चेयरमैन को उसकी कंप्लेन कर दूं ऑफिसर की, लेकिन उसका क्या बनेगा बाद की बातें हैं। ना ही हमारा टैक्स पेयर जो है ना हमारा जो क्लाइंट है वो इतनी तदो करता है जी कि वो उसको हम किसी लेवल पर इस तरह के कंप्लेंट में लेके जाएँ। उसका मकसद एक ही होता है कि यार मेरे पैसे हैं मुझे ला दें। अगर इमरान गाजी फ्लॉप हो गया तो वो मकबूल के पास जाएगा, मकबूल अगर फिर भी डिले करा तो साजिद के पास जाएगा, साजिद से नहीं होगा काम तो खलील साहब के पास जाएगा, लेकिन ऑफिसर के खिलाफ स्कैट नहीं करेगा। तो इसलिए हमें जब प्रॉपर अगर तरीक़ेकार का पता होगा तो हम FTO जो जितने भी रिफ़ंड की जो प्रोसेस है उसको सही मायनों में अवेल कर सकेंगे। अब सबसे बड़ा जो मसला आया है हमारे पास रिफ़ंड को प्रोसेस कराने के लिए, वो आया है 17 अक्टूबर 2024 को। इसमें बोर्ड ने डायरेक्शन दी है ऑल चीफ कमिश्नर्स और कमिश्नर्स को, बल्कि चीफ कमिश्नर जी है तो कि आपने जो भी रिफ़ंड जारी करना है वो क्यू बेस पे करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जी कि आपके पास जो पहले आया है वो पहले एंटरटेन होगा, और हर महीने आपने बोर्ड को एक इसकी वर्किंग भी ईमेल होगी कि क्यू में रह के कितने रिफ़ंड जारी किए गए हैं। जो पुरानी एप्लीकेशन होगी तरतीब से वो उसका रिफ़ंड पहले जारी होगा। अब ये रिफ़ंड की एप्लीकेशन आज से 6 साल पहले इमरान गाजी ने दी थी, मुझे बार बार नोटिस आ रहे हैं कि आओ अपना रिफ़ंड करा लो और आपने चालान वेरीफाई करवा दो। मैं इंटरेस्ट नहीं लेता, तो अब अगला रिफ़ंड रुक जाएगा। जब तक रहा तो वो मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा तो अगली एप्लीकेशन को क्यू में से निकालेगा।
तो ये जो एक हमारे पास FIFO का सर्कुलर आया है, इसने मैकेनिज़्म चेंज कर दिया है। इसने कहा कि जी कि मास वाई वो जिसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस हैं या फिर उसमें जिसमें कि FTO की कोई डायरेक्शन है या किसी कोर्ट का अगर ऑर्डर है, तो उस सूरत में आप क्यू को तोड़ सकते हैं। FIFO का मेथड जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को आप डेविएट कर सकते हैं और डेविएशन करते हुए आप जो आपका मुतल्लिका ऑफिसर है रिफ़ंड परमिशन लेकर जारी कर सकता है। अब ये जो FIFO की इंस्ट्रक्शंस आई हैं, इसके बाद हमारा जो रिफ़ंड जितने भी प्रोसेस थे ऑफिसर ने खुद मुंह से कहना शुरू कर दिया कि आप FTO से डायरेक्शन ले आएँ और FTO साहब की डायरेक्शन के ऊपर हम रिफ़ंड जारी कर देंगे। पिछले साल के 52,000 एप्लीकेशनें डिसाइड की हैं FTO साहब ने। उन 52,000 में से कम 51,000 तो रिफ़ंड की एप्लीकेशनें उन्होंने डिसाइड की होंगी। उसके इस वक्त मुल्तान का जो हालत रही थी कि जी के जून या जुलाई तक 1500 कंप्लेंटें जमा हो चुकी थी मुल्तान में, और रोज़ के 30 से 40 फैसले सिर्फ FTO साहब का जो मुल्तान में एडवाइज़र हैं वो यही कह रहे थे जी कि इनको 45 दिन में या 60 दिन में जो भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर है वो कर दिया जाए। अब थोड़ी सी तब्दीली आई है FTO के तरीक़ेकार में। लाभ में तो नहीं आई, FTO के तरीक़ेकार में तब्दीली आ गई है। FTO साहब के तरीक़ेकार में उन्होंने कहा है जी कि अब जो भी रिफ़ंड होगा, क्योंकि मुल्तान का स्टाफ है और मुख्तलिफ जो RO हैं, रीजनल ऑफिस हैं, वहाँ पर एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। उन एप्लीकेशंस को अब एक दिन में 35 फैसले लिखवाना या 40 फैसले लिखवाना उस मुतल्लिका स्टाफ के लिए बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने कहा जी कि एक हम सेंट्रलाइज यूनिट बना रहे हैं, सेंट्रलाइज यूनिट बना रहे हैं FTO हेडक्वार्टर में इस्लामाबाद में। 10 लाख से नीचे का जो रिफ़ंड होगा, अप टू 10 लाख रुपये जो होगा, वो जब आप कंप्लेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इस्लामाबाद के उस यूनिट पर चला जाएगा जो मुतल्लिका आपके एडवाइज़र है मुल्तान में, गुजरावाला में, हैदराबाद में, कराची, लाहौर में, उनकी जुरिडिक्शन से वो बाहर हो जाएगा। आज आप अगर 80,000 का, 2 लाख का, 6 लाख का रिफ़ंड अप्लाई करेंगे तो आपका वो रिफ़ंड अब मुल्तान ऑफिस नहीं सुनेगा, अब वो इस्लामाबाद में स्मॉल रिफ़ंड यूनिट के नाम से एक यूनिट बना दिया है FTO ऑफिस में, वो उसको सुनेगा। और मुल्तान में जितने भी उनके RO रीजनल ऑफिस हैं उनको कहा गया जी कि एक वहाँ पे एक फोकल पर्सन बनाया जाएगा कि जी कि अगर मकबूल साहब ने, आसम साहब ने कोई कंप्लेंट की है जो जिसमें रिफ़ंड है 8 लाख रुपए का, अब सुनना तो इस्लामाबाद में है तो इसके लिए मुश्किल है जी कि वो मिसाल देता हूँ कि 80,000 रुपये का रिफ़ंड है, उस 80,000 रुपये के रिफ़ंड के पीछे मैं इस्लामाबाद तो नहीं जा सकता। उन्होंने आपको फैसिलिटी दी है कि अब आपकी जो हेयरिंग होगी वो ऑनलाइन होगी। आप रीजनल ऑफिस में आएंगे, वहाँ पे एक फोकल पर्सन होगा जो एश्योर करेगा जी कि दोनों ऑफिसर, जो कंप्लेनेंट और जो ऑफिसर है, उस मुतल्लिका रिफ़ंड का जो RTO की तरफ से असाइनमेंट जिसको दी जाएगी या अथॉरिटी दी जाएगी वो भी आएगा, दोनों की अटेंडेंस होगी। जो पेपर आप वहाँ पे जमा कराना चाहेंगे, रिकॉर्ड देना चाहेंगे, वो दिए जाएंगे। वीडियो लिंक से आपकी क्या कहते हैं अटेंडेंस, आपका एक अपीयरेंस होगी FTO के सामने। जो FTO का ऑफिस इस्लामाबाद में है, आप वीडियो लिंक से, जो वीडियो लिंक होगा वो RO आपको फैसिलिटेट करेगा। RO मीन्स के रीजनल ऑफिस है, उसका जो फोकल पर्सन है वो आपको फैसिलिटेट करेगा। और RO के अंदर रहते हुए जब आप हेयरिंग करा देंगे, अपनी अटेंडेंस देंगे, अपने जो डॉक्यूमेंट्स आप देना चाहेंगे वो देंगे, तो मुतल्लिका जो फोकल पर्सन होगा वो इनको मुतल्लिका स्मॉल यूनिट में भेज देगा। इसमें थोड़ी सी अपडेट रही है कि पिछले 2 साल से FTO साहब के ऑफिस ने ये भी फैसिलिटी दे दी है कि आप किसी दूसरे शहर में बैठे हैं और आज आपकी हेयरिंग है मुल्तान में, आप लाहौर में है, मुल्तान में तो लाहौर की हेयरिंग है, किसी कराची की हेयरिंग है, तो आप वीडियो लिंक या टेलीफोन कॉल के ऊपर भी अपना मुद्दा बता सकते हैं। FTO साहब की तरफ से इजाज़त है। अगर आप फोकल पर्सन के ऑफिस नहीं जाना चाहते या फोकल पर्सन RO के ऑफिस नहीं जाना चाहते, जो कि मुल्तान में इस वक्त चौक महारा अब चला के शिफ्ट हो गया है, तो आप अपने ऑफिस से भी अपना एक एप्लीकेशन देकर ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको ऑनलाइन मीटिंग का लिंक भेज देंगे, आपने उस लिंक से ज्वाइन करनी है मीटिंग, और अटेंडेंस फिर वो खुद वहीं पर जो मुतल्लिका ऑफिस होगा वो खुद लगाएगा, जो स्मॉल यूनिट का। तो ये इस वक्त जो 10 लाख से नीचे का जो रिफ़ंड है उसका प्रोसीजर टोटल चेंज हो गया है। अब आपको चाहे RO आपने जाना है ऑनलाइन जूम की मीटिंग करने के लिए तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहते हैं जी कि अपने ऑफिस से
बैठ कर जूम पर हेयरिंग अटेंड करें, तो आप इसके लिए फिर मुतल्लिका जो इस्लामाबाद में स्टाफ होगा FTO साहब का, उसको एप्लीकेशन देकर ईमेल कर उनसे दरख्वास्त कर सकते हैं जी कि फ़लाँ वक्त पर मैं अवेलेबल हूँगा, तो मुझे आप अपना लिंक भेज दें, तो मैं अपने ऑफिस से या किस जगह पे आप मौजूद हैं तो उस जगह से मोबाइल के ऊपर या आपके पास जो भी गैजेट होगा, लैपटॉप या कंप्यूटर, तो वहाँ से मैं आपकी प्रोसीडिंग को ज्वाइन कर लूँगा। तो ये तरीक़ेकार एक चेंज हुआ है, ये बताना ज़रूरी था सब दोस्तों को कि अब इस तरीक़ेकार के मुताबिक 10 लाख से नीचे के जो रिफ़ंड है इस तरह आपने उसको अटेंड करना है। इसमें सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो अब ये मसला आ रहा है जी कि FTO साहब ने अभी 27/7/2026 को जो कि एक यूनिट बन गया है वहाँ पर इस्लामाबाद में, लीगल ऑब्लिक स्मॉल रिफंड यूनिट इस्लामाबाद, उसकी तरफ से प्री मेच्योर इनकम्पिटेंट कंप्लेन कर आपकी कंप्लेंट्स को रिजेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, अब इसमें मैंने पहले भी बात की है कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप रिफ़ंड की जब एप्लीकेशन देंगे तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आपने प्रिस्क्राइब फॉर्म पर वो एप्लीकेशन साथ अटैच लाजमी करनी है, डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं। जब फिर आप FTO साहब के पास जाएंगे, सबसे पहले वो चेक करते हैं कि क्या आपकी प्रिस्क्राइब फॉर्म पर एप्लीकेशन है कि नहीं है। अगर आप प्रिस्क्राइब फॉर्म पर एप्लीकेशन नहीं है तो उसने लिख दिया जी कि इनकम्प्लीट कंप्लेंट। और प्री मेच्योर कंप्लेंट वो है, वो कहते हैं कि 2 महीने से पहले तो ऑफिसर के ख़िलाफ़ हम सुन ही नहीं सकते कि उसने क्या आपके साथ ज्यादती की है। जब एक 2 महीने का टाइम फ्रेम जो लॉ में प्रोवाइडेड है सेक्शन 170 में, जब वो पूरा हो जाएगा, इस मीन्स कि उसकी इनकम्पिटेंसी है नाअहली ऑफिसर की कि आपको उसने विद इन टाइम फ्रेम जो लॉ में प्रोवाइडेड है आपको डील नहीं किया, फिर वो आपको इस तरह इस कंप्लेन को वो सुनेगा। अदरवाइज़ 2 महीने से पहले अगर आपने किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन करने से पहले आपने कंप्लेन कर दी, आपको ज़्यादा जल्दी है कि मैंने क्यों तोड़नी है, तो उसको भी FTO साहब प्री मेच्योर कर डिस्कार्ड कर देंगे और आपको कहा जाएगा जी कि अब आप इंतज़ार करें 2 महीने पूरे होने का। जब 2 महीने पूरे हो जाएं, जो आपकी एप्लीकेशन है रिफ़ंड की वो हर लिहाज से पूरी होगी, तो आपको 2 महीने के बाद फिर आपकी जो कंप्लेंट होगी ऑफिसर के ख़िलाफ़ वो हम सुनी जाएगी। इसमें मैंने थोड़ा सा काम किया था, मैंने ये काम किया था कि मैंने FTO साहब को लिखा जी कि मुझे FIFO का जो कानून है ये अगेंस्ट द लॉ है। इससे पहले 1998 में और 1999 में 2 सर्कुलर जारी हुए थे जिसमें ये FIFO की तरह का ही डायरेक्शन आई थी कि जो FIFO की तरह रिफ़ंड जारी किए जाएंगे। बाद में हाई कोर्ट लाहौर का एक ऑर्डर आया था और मैं दिखा देता हूँ आपको। ये सर्कुलर नंबर 2 है 1998 का। इसमें 16 फरवरी 1998 में सर्कुलर दिया गया था और इसमें डायरेक्शन दी गई थी कि जो भी रिफंड जारी होगा वो अब सीक्वेंशियल होगा। सीक्वेंशियल मींस के जो नंबर वाइज होगा, जैसे FIFO है तो वो भी एक सीक्वेंस ही है कि मींस के जो पहले आया तो उसको जो पहले नंबर लगा तो उसके हिसाब से ही रिफंड जारी किया जाएगा। तो रे ऑल रिफंड विल बी इशूड ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंशियल सीरियल नंबर्स। इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में रिट हुई और पटिशन नंबर 5241 1998 की, इसमें सुभाष भट्ट साहब एडवोकेट और नवीद अंद्राबी साहब पेश हुए थे और इसमें माय लॉर्ड जस्टिस सैयद नजमुल हसन काज़मी साहब ने डायरेक्शन दी थी कि जी कि ये जो डायरेक्शंस हैं ये FBR अपने फील्ड फॉर्मेशन को नहीं दे सकता। ऐसा कोई काम जिसकी वजह से एक स्टैट्यूटरी पीरियड का टाइम फ्रेम दिया गया हो और ऑफिसर को पाबंद कर दिया गया हो जी कि आप इस तरह नहीं आपने काम करना और इस तरह आपने काम करना है, तो ये FBR के अख्तियारात में नहीं है। जो कमिश्नर है या डिप्टी कमिश्नर है उसके बाद फुल अख्तियार हासिल है कि वो अपने जो भी बेहतर समझता है अख्तियारात को इस्तेमाल करे और विद द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द टैक्स पेयर वो अपना जो भी वो काम करना चाह रहा है या फैसला करना चाह रहा है तो उसको वो फैसले को पूरा करे। तो इस रिट पटिशन में अब इसके बाद इस पटिशन के बाद सर्कुलर नंबर 2 जारी हुआ 1999 का और इसमें इसी पटिशन का हवाला देते हुए 5241 ऑफ 1998 इसी जजमेंट का हवाला देते हुए बोर्ड ने फिर ये जो सीक्वेंशियल वाली प्रोविजंस थी उसको विड्रा कर लिया।
अब मुल्तान में भी मैंने इसी तरह का काम किया। मैंने उनको ये बातें लिखी कि एफटीओ साहब को कि सर रे अब आप फाइफो को ख़त्म करें, आप जो 52,000 केसेस सुन रहे हैं और फजूल मेरे एक्सरसाइज हो रही है। आपको पोस्ट ऑफिस बना हुआ है एक तरह का कि जब तक हम इस पोस्ट ऑफिस में जाके टिकट नहीं लगवाएंगे, ऐसे ही समझें कि कैसे पिछले साल 2-3 साल पहले मैपको में नौकरियाँ आई थी। अब नौकरियों के लिए उन्होंने कंडीशन लगा दी कि जो भी एप्लीकेंट अप्लाई करेगा वो थ्रू कोरियर करेगा। अब मैपको ऑफिस के सामने कोरियर वालों ने स्टॉल लगा लिया। अब जो बंदा आ रहा है वो 500 रुपये जो भी एप्लीकेंट है वो उधर कोरियर कंपनी को दे रहे हैं, बजाय कि वो अंदर जाके वहीं स्टैंप लगवा लें। 5 मिनट का पैदल का रास्ता है मेन गेट से, वो वहाँ तक उन्होंने जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा जी ये सामने कोरियर कंपनी वाले बैठे हैं, इनको 500 रुपये 400 रुपये जो उनकी फ़ीस है वो दें तो एप्लीकेशन आपकी हमारे पास आ जाएगी। बाद में नौकरी मिलती है नहीं मिलती वो नसीब की बात है, लेकिन उस वक्त 10-15 हज़ार एप्लीकेशनें उस दिन कोरियर कंपनी ने बुक कर ली। यही काम एफटीओ साहब का है। एफटीओ साहब के पास हमें जाने की नौबत क्यों आती है? हमारा जो 60 दिन का टाइम फ्रेम है उसमें हमें रिफ़ंड मिल जाए। रे मैंने कंप्लेन की, उस कंप्लेन में मुझे फिर एफटीओ साहब ने कहा कि जी कि हमारे पास अख्तियारात हासिल नहीं, हमें सदर पाकिस्तान ने किसी एक कंप्लेन में जवाब देते हुए कह दिया कि जी कि फाइफो बिल्कुल वैलिड है। अब रे जुरिडिक्शनल कोई मसला नहीं था रे, वो मैंने ऑर्डर भी मंगवाया, वो ऑर्डर में किसी और सेंस में उन्होंने बात की है सदर पाकिस्तान ने, जिसको एफटीओ साहब अपने फेवर में लेके गए हैं, क्योंकि उनको पता है जी कि अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ फाइफो को तो मेरा जो 40-50 हज़ार कंप्लेंट्स का जो एक समझ लें कि उनको मुफ्त में मिल रहा है टारगेट। उनके हर शहर में बड़े बड़े कोठियाँ हैं, कारें हैं, 4-5 लाख रुपए तो एक ऑफिसर की तनख्वाह है। तो उन्होंने कहा जी कि जो हम इतना पैसा कमा रहे हैं तो फिर वो हमारे लिए तो ये कंप्लेंटें अगर 2,000-3,000 रुपये आगे साल की, तो फिर हम अपना जो एक पंजाबी में कहते हैं चूरन कैसे बेचेंगे, तो वो चूरन बेचने के लिए उन्होंने कहा नहीं जी हमें रिफंड वाली एप्लीकेशन हमने सुननी है। आपको एडवाइस करते हैं कि जी बजाय कि आप इधर आके हमें बता रहे हैं जी कि फाइफो ख़त्म किया जाए, फाइफो ख़त्म नहीं होगा, आप इसमें आ जाएँ जी कि हमारा रिफ़ंड जल्दी जारी किया जाए तो वो हम आपको करवा देंगे। अब रे देखें रे जो वर्डिंग लिखी हुई है रे बड़ी कंट्रोवर्शियल सी वर्डिंग है। However, you may file a fresh complaint before this forum for expeditious disposal of your pending refund claim। कि जी एक्सपीडियस के लिए तो आप आ सकते हैं, लेकिन फाइफो को ख़त्म करने के लिए आप हमारे पास नहीं आ सकते। तो इसके ऊपर फिर मुल्तान से मैंने फिर रिट की है। अभी वो रिट 16 सितंबर को भी लगनी है, 2 बार लग चुकी है। इस पर उन्होंने कहा जी कि आप लाहौर हाई कोर्ट से कापी मंगवाएं। जो मैंने अभी आपको शहबाज भट्ट साहब का ऑर्डर दिखाया है वो कापी कंप्यूटराइज होने से पहले की थी, तो वहाँ से निकलने में कोई 2 महीने लग गए। तो रेट भी मेरी चल रही है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर फाइफो को अगर अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हम किसी न किसी मंतकी इंजाम तक ले आएंगे, ख़त्म करवाएंगे, लेकिन उस वक्त तक हमें इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करना है। अब इसमें जो नया एक सर्कुलर आया है, अब उन्होंने पाबंद कर दिया है कि जी कि जितनी भी कंप्लेंट्स हैं अब एफटीओ ऑफिस में वो नहीं सुनी जाएंगी, बजाय कि वो फिज़िकल पर्सनल हेयरिंग के वो ऑनलाइन हेयरिंग हुआ करेंगी। अब एक नया ऑप्शन भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया है, आसानी दी है कि अब आप जितनी भी मुल्तान की भी अगर हेयरिंग है तो मुल्तान में बैठकर आप अपने ऑफिस से बैठ कर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एफटीओ साहब आपको खुद सुनेंगे मासवाए वो कंप्लेंट जो कि कोई कम्प्लेक्स इशूज़ हैं या जिसमें पर्सनलाइज हेयरिंग की ज़रूरत है। कंप्लेनेंट खुद कहता है जी कि मुझे पर्सनल सुना जाए, मेरे पास फैसिलिटी ऑनलाइन की नहीं है। तो मास भाई उन कंप्लेंट्स के अब इस वक्त जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वैसे भी वो एफटीओ साहब ने अब ऑनलाइन सुननी है। इसके पास सेक्शन 170 है, ए है। 170 ए कहता है जी कि आपको एप्लीकेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है। जो एफटीओ का जो एफटीओ कह रहा हूँ सॉरी, जो ऑफिसर है आपका वो ऑटोमेटिक इसको प्रोसेस करेगा। जब आप अपनी रिटर्न जमा करा देंगे तो उसके रिटर्न के अंदर जो भी आपके एडवांस टैक्स होंगे और टैक्स चार्जेबल होगा उसको कंपेयर करके जो आपका सेस पैसे होंगे उसको वेरीफाई करके IBA नंबर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान FBR का जो स्टाफ है वो आपको खुद भेज देंगे। ये सेक्शन 170 ए है।
लेकिन 170A जो है इस पर अभी तक कभी भी इम्प्लीकेबल कोई चीज़ नहीं हुई, बल्कि इस पर 170A पे हमारे सीनियर हैं वैसे भट्ट साहब, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट की। उस रिट के नतीजे में उन्होंने FBI ने कहा जी कि तो हमारा अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है जो हमने लॉन्च करना, अभी हमारे पास फंड नहीं है। अब एक नया फैसला भी आ गया है जिसमें FTO साहब ने भी अब FBI को डायरेक्शन दे दिया कि जी कि आप इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें, और जो भी हमारा जो प्रोसेस, ये जो 170A का जो कानून में आपने इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, अब इस फैसले में ये भी चीज़ डिस्कस हुई है कि FBI ने कंप्लेन के 2 महीने के बाद तो वैसे भी अपीलेबल मैटर हो जाता है, तो FTO की जुरिडिक्शन नहीं है। तो FTO साहब ने कहा जी कि अपीलेबल मैटर पे हम आपको डिसाइड नहीं कर रहे मैटर, क्योंकि अभी भी रिफ़ंड की एप्लीकेशन पेंडिंग है आपके पास। तो ये हमारे अख्तियार में हासिल है कि इसको हमें अख्तियार हासिल है जी कि सदर पाकिस्तान के कई फैसलों में कहा गया है कि FTO साहब जो हैं वो डिले को एड्रेस कर सकते हैं। हम डिले की हद तक एड्रेस करेंगे, बाकी हमें ये ना कहा जाए जी कि हमारी जुरिडिक्शन नहीं है। और फिर उन्होंने आखिर में 170A के ऊपर भी कहा जी कि जो 170A है इसको भी आप इम्प्लीमेंट करें और लोगों को आसानी मुहैया करें कि लोगों को घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक इशूएंस ऑफ रिफंड्स बाय द बोर्ड, ये भी अब आप काम शुरू कर दें। लेकिन अभी FTO साहब के ऑर्डर को ऐसे ही समझ आता है कि जैसे कि वो भाई एक रूटीन का वर्क है और रूटीन के एक नोटिस है। FTO साहब ने कभी खुद भी नहीं चाहा जी कि जो मेरा ऑर्डर होता है, तब मेरा जिसके ख़िलाफ़ मैंने ये ऑर्डर पास कर दी जिसमें लिखा हुआ है जी कि माल एडमिनिस्ट्रेशन, जब एक लफ्ज़ लिखा गया है कि माल एडमिनिस्ट्रेशन, वो उस पर किसी ऑफिसर पर जिम्मेदारी होती है। तो मुल्तान टैक्स बार की तवज्जो से मैं ये भी चाहूँगा जी कि हम एक लेटर लिखें कि कम से कम जिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ माल एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर पास हुआ है उसकी वो पर्सनल फाइल में बोर्ड को पाबंद किया जाए कि वो ऑर्डर वहाँ प्लेस ऑन द रिकॉर्ड हो। इसके साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन को एंड करूँगा। किसी दोस्त का कोई सवाल हो तो वो कर सकता है। ये ऑनलाइन है, मेरे जो टाइम डेट है वो 2 मंथ की है, ऑनलाइन सबमिट करनी है। ऑनलाइन सबमिट करने के बाद आपका 2 महीने के अंदर अंदर उसने आपकी रिफ़ंड की एप्लीकेशन को प्रोसेस करके डिसाइड करना है। सही मैनुअल जमा करवाने का नहीं है कि इन्होंने ये भी कहना शुरू किया सर जी, मैनुअल जमा करवाएंगे तो फिर उसका टाइम नहीं, उसका टाइम स्टार्ट नहीं होगा, ऑनलाइन से स्टार्ट होगा। और ऑनलाइन सिर्फ ये आपने एहतियात करनी है कि जो प्रेस्क्राइब फॉर्म मैंने आपको दिखाया है वो आपने साथ लाजमी ऑनलाइन करना है। हाँ, अगर वो उसी रहा तो आप कॉपी करके पेस्ट कर दें, रहा उसकी तस्वीर बना के साथ अटैच कर दें। मैनुअल रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम इनको डॉक्यूमेंट्स दें। FBR पेपरलेस फेसलेस इकॉनमी की तरफ जा रहा है, लेकिन जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ FTO ऑफिस में इस वक्त मसला बना पड़ा है। वो कहते हैं जी कि मुल्तान से अगर कोई मकबूल साहब ने कंप्लेन की है और वो कहे जी कि मुझे जूम पे ले लें, तो कैसे पॉसिबल है, आप दफ्तर आ जाए यार, हम इतने बंदों को कैसे हम मीटिंग कराया करेंगे। तो एक अलहदा एक बड़ा हाईलाइट मसला हुआ है, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया जी कि इस तरह की कंप्लेंटों को वो एक एक बंदे को बताएंगे जी कि आप आ जाओ और आप आकर ये अपनी कंप्लेंट को आकर ऑनलाइन जूम पर कैसे कराएंगे। वो उनके लिए मुश्किल हो गया। वो कहते हैं यार आप आओ, हम बारी पे आपको 2 घंटे गर्मी में उठाएंगे, फिर अब एडवाइज़र साहब नमाज़ पढ़ लेंगे, रोटी खा लेंगे, बाकी मेहमानों को मिल लेंगे, फिर आपको देखेंगे जी कि अच्छा ये भी रहते हैं, तो इनको भी फिर वो डील कर लेंगे। लेकिन ऑनलाइन में तो एडवाइज़र साहब को इंतज़ार करना पड़ेगा जी कि वकील साहब अब ऑनलाइन होंगे तो एडवाइज़र साहब उससे मुखातब होंगे। तो कहते हैं यार हमारा टाइम जाया होगा इस तरह। तो ये पॉसिबल नहीं कि हम एडवाइज़र को इंतज़ार करवाएं। आपको तो हम 2 घंटे इंतज़ार करवा सकते हैं। इवन कि इधर जो मुल्तान ऑफिस था पुराने वाला, उसमें तो कूलर भी नहीं था, बड़े मसले मसाइल था, गर्मी में बैठना पड़ता था। अगर किसी ने वो पहले एप्लीकेशन अगर वो सेंड कर दी विद आउट द फॉर्म और दोबारा वो कंप्यूटर जब करते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन चली गई है, आप दोबारा नहीं सेंड सर जी, आप मैनुअल जमा करा दें। उसका दोबारा क्या आप लिख दें जी कि मैंने इसका तरीक़ाकार आप ऑफ द रिकॉर्ड हम मैनुअली जो सारे मैनुअल आप लिखते हैं कि सर जी ये डॉक्यूमेंट्स मैंने अपनी अटैच किए हुए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ, मैं इसको इन डॉक्यूमेंट्स को मैनुअली भी आपको पेश कर रहा हूँ। उनमें आप उसका भी हवाला दे दें जो आपने मैनुअल एप्लीकेशन बना कर लगा दी है, चाहे वो आपने पहले ऑनलाइन नहीं भी की। लेकिन इस तरह उसको इन्होंने चेक नहीं करना कि कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच है। तो आप एक एविडेंस आपके पास आ जाएगा जी कि ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले दिया हुआ इस तारीख को, तो उसके साथ मैं दोबारा आपको उसकी फ़िज़िकल कापियाँ भी देना चाह रहा हूँ, वो भी आप ले लें। किसी दोस्त का सवाल हो तो
बाकी तरीक़ेकार सारा समझ आ गया। अब आपने रिफ़ंड को अप्लाई कैसे करना है। 10 लाख से नीचे का रिफ़ंड अब इस्लामाबाद में ऑनलाइन सुना जाया करेगा, और उसकी अब लाख से ऊपर वाला वो मुल्तान में जो मुतलका एडवाइज़र होगा FTO का, वही सुनेगा। सर जी, मैंने आपको अभी एक सर्कुलर पढ़ के पूरा बताया है, FIFO वाला। सबसे पहला मैंने शुरू वहीं से किया था कि उसमें बोर्ड ने कटगन लगा दी है कि तरतीब से जब आपकी बारी आएगी तो आपको सुना जाएगा। अच्छा, अब तरतीब में बारी आने के लिए अब मैं इस पर भी मैंने एतराज़ किया है अपनी रिट में, जो मैंने रिट की है अभी आपको मैंने दिखाई है अब्दुल वदूद कुरैशी साहब की। उसमें मेरा सबसे बड़ा क्लेम ही रही है कि जी कि यहाँ पर खिलाफ वर्जी हो रही है आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25 कहता है जी कि तमाम जो सिटीज़न ऑफ द पाकिस्तान होंगे वो मसावी एक दूसरे के साथ हकूक़ रखते होंगे। यहाँ पे वो शख्स जो FTO में एडवाइज़र के पास कंप्लेन करने के वसाइल रखता है वो लाइन तोड़ रहा है। FTO का ऑफ़िस मैंने पहले ही कहा है जी कि सिर्फ क्यों तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पोस्ट ऑफिस वाली जो मैंने मिसाल दी है, वापडा वाली जो मैपको के सामने जो मैंने लेपर्ड का ऑफिस एक कुर्सी और मेज़ रख के उन्होंने जो मोहरें लगानी शुरू कर दी हैं, और कम से कम 4 से 5 हज़ार एप्लीकेशन है वो सुबह से लेकर शाम तक, वो 2-3 दिन एक पर डे लेके उन्होंने उसी वक्त ही उठा के, चाहे लेपर्ड वाला अंदर जाके दे रहा है। मैं एप्लीकेंट हूँ, मैं नहीं जा सकता अंदर जाके सारे मेरी एप्लीकेशन वसूल कर लें, लेकिन मुझे लेपर्ड की पर्ची बनवानी है। तो ये भी ऐसे ही FTO पर बटन डाला हुआ है, और FTO साहब खुश हैं कि जी कि मेरी 50,000 70,000 एप्लीकेशन साल की आ रही हैं। अब जो FTO का इदारा बनाने का मकसद था कि जी कि इसको हमने माल एडमिनिस्ट्रेशन को करब करना है, वो मकसद ख़त्म हो गया है। आपके साथ किसी ऑफिसर ने जेन्युइन ज्यादती की है, आपके साथ उसने हार्श हुआ है, बदतमीज़ी की है, आपके पास एविडेंस है, FTO साहब नहीं सुनेंगे। वो कहेगा यार मेरे पास 50 एप्लीकेशन है, पहले रिफ़ंड किए, मैं वो सुनूंगा, आपका तो मैटर बड़ा औखा है। मुझे कादगरगी आपके ऑर्डर पर नहीं मिलनी, मुझे कादगरगी उन 50 एप्लीकेशनों को आज डिस्पोज ऑफ करके मिलनी है कि जी कि मैंने आज 50 फैसले कर दिए। अब उसमें क्वालिटी ख़त्म हो गई है, क्वांटिटी पे हम आ गए हैं। किसी और दोस्त का कोई सवाल हो तो। सर ऑटो तरतीब उन्होंने तोड़ दी है ना सर, पहले हो जाते थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है जी कि जब तक FTO साहब की किसी कोर्ट की एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई सर्कमस्टांसिस नहीं होंगे। मैं सर्कुलर आपको दोबारा पढ़ देता हूँ एक दफ़ा, उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। नहीं है जी कि मैं इसको अब पढ़ देता हूँ। 17 अक्टूबर 2024 को जिस तरह सर्कुलर नंबर 2/1998 में आया था, वैसे ही डायरेक्शन दी है कि आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू द सब्जेक्ट एंड टू कन्वे दैट द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस वाइल प्रोसेसिंग ऑफ इनकम टैक्स सेल टैक्स रिफंड एप्लीकेशन मस्ट बी फॉलोड इन लेटर एंड सेपरेट। उनको अपने ऑफिसरों का पता है जी कि जहाँ से पैसे ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पर हमारी सर्कुलर की भी खिलाफ वर्जी कर देंगे, तो उनको लिखना पड़ा, 2 बातें लिखनी पड़ी हैं। मस्ट बी फॉलोड कि रात मस्ट बी फॉलोड भी किया जाएगा, मस्ट, और इन लेटर एंड स्पिरिट कि इससे खिलाफ वर्जी की जाएगी तो फिर आप आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी हम करेंगे। रिफंड एप्लीकेशन शुड बी केयरफुली लॉग्ड एंड ट्रैक्ड बेस्ड ऑन द डेट ऑफ रिसीट। जिस तारीख को आपकी रिफंड एप्लीकेशन आई है उस तारीख को आपने उसको टैग उसका बनाना है। एडवोकेट रिकॉर्ड मस्ट बी मेंटेन टू इंश्योर दैट नो एप्लीकेशन इज़ अनड्यूली डिलेड। और ये भी आपने साबित करना है जी कि कोई एप्लीकेशन अनड्यूली डिले तो नहीं हुई। फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल है कि जी कि वाइल प्रोसेसिंग रिफंड एप्लीकेशन मस्ट बी फॉलोड विच मैंडेट्स दैट रिफंड एप्लीकेशन आर प्रोसेस्ड इन द ऑर्डर इन विच दे आर रिसीव्ड। उस तरतीब से आपने एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना है जिस तरतीब से वो आई हैं। द ओल्डेस्ट पेंडिंग एप्लीकेशन मस्ट बी प्रायोरिटाइज एंड क्लियर्ड बिफोर हैंडलिंग न्यू वंस barring any exceptional circumstances, a facility authorized by competent authority. Number 3, in case
we are deviation from the FIFO principle is necessary, such as court/FTO or exceptional circumstances, explicit approval from the authority must be obtained and reasons must be clearly documented. कि जी ये सारी काम करने के बाद आपने ये चीज़ों को इस हिसाब से फाइनल करना है कि आपने परमिशन भी लेनी है और उसके मुताबिक फिर आपने FTO का ऑर्डर भी कोई हो ना किसी कोर्ट का भी ऑर्डर हो, तो उसके बाद आपने परमिशन लेकर उस क्यू को या लाइन को तोड़कर बंदे को पीछे से, यही मेरा जो मेन पर्पज़ है मेरी रिट का वो रही है कि ये आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 25 में मेरा राइट 5वें नंबर पे आना है, मेरे लाइन में 5वें नंबर पे लगा हूँ और 5वें नंबर से जो मेरा 10,000वें नंबर पे जो बंदा बैठा है वो FTO में जाकर मेरे से आगे आ गया है लाइन तोड़ के। तो ये जो काम हो रहा है ये आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी हो रही है और इस आर्टिकल 25 के ऊपर मैंने उनको कहा जी कि ये रिट मेरी मेंटेन की जाए। 1998 में पहले भी एक रिट में इस तरह का ऑर्डर करके पाबंदी को ख़त्म किया गया था, तो अब भी FIFO को ख़त्म किया जाए। FTO साहब को मैंने कंप्लेन ये काम FTO साहब से कहा था तो उन्होंने मुझे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हमें सदर पाकिस्तान ने कहा है जी कि FTO साहब का जो ये FIFO जो प्रिंसिपल है बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो किसी और कॉन्टेस्ट में इस्तेमाल हुआ है, वो मैंने कापी मंगवाई है वहाँ से। इस कॉन्टेस्ट में तो है ही नहीं है जिस कॉन्टेस्ट में मुझे, लेकिन वो FTO साहब को पता है जी कि मेरे 40-50 हज़ार केस मरते हैं, मेरी मुफ्त की दुकानदारी लगी हुई है तो वह है मुफ्त में। लेकिन अब उन्होंने उन डिस्पोजल करने के लिए स्मॉल यूनिट इस्लामाबाद में बना दिया ताकि अब बजाय कि हर चक्कर में फ़िज़िकली चल के जाए, ऑनलाइन आप मीटिंग करें और ऑनलाइन 5 मिनट में वहाँ से आपको सुना जाएगा और साथ ही मम्मी डैडी से ऑर्डर आ जाएगा कि इनकी 15 दिन से 50 दिन में या 45 दिन में एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। ये आज का नटशल था जो मेरी पूरी प्रेजेंटेशन है और इसी के ऊपर ही मैंने ये सारी अपनी जो दिखा रहा हूँ आपको, ये मैंने इस पर रिट पिटिशन भी की हुई है जो 16 सितंबर के लिए अब मुल्तान हाई कोर्ट में फिक्स है। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।